बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो लेटेस्ट इंटरमीडिएट की बेस पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम घर बैठकर किस तरह कर सकते हैं, या पीसी या मोबाइल पर दोनों पर ही अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अंदर जीडी पायलट हम देखेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और एयर डिफेंस की ब्रांचेस, इस पर किस तरह अप्लाई किया जाता है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो मैं स्टेप आपको बताऊँगा अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे या उससे थोड़ा सा भी आप मिसगाइड हो जाते हो तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है या तो वो कैंसिल हो जाएगी या फिर ऐसा होगा कि आपका जो टेस्ट है वही चेंज हो के आएगा, तो जिसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी वैकेंसी पर आपने किस तरह अप्लाई करना है। सिंपल किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाए, वहाँ पर मोबाइल या पीसी पर, वहाँ पर लिखे ज्वाइन पैफ या ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और फोर्स की जो हमारे पास ये वेबसाइट्स होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन इशू ये होता है कि ये बहुत लेट ओपन होती हैं। बाज़ का जल्दी हो जाती है, जैसे अभी ओपन हो गई है, तो लेकिन ये लेट भी कर सकते हैं। अब आपके सामने ये जो लेटेस्ट इनकी ऐड है वो आएंगी, जैसे कोई सरगोदा वगैरह के लिए जो ओपन हुए हैं अभी पैफ के, तो आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रीसेट करता हूँ, तो आपके सामने जो ना ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर बटन नज़र आएगा, ये रेड कलर का, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ दोबारा से एड्स होंगी, तो क्लोज़ कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है ना वो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो यहाँ पर लिखना है। ये आईडी कार्ड आपने अपना लिखना है और जेन्युइन वाला। आज मैं आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूं। दोनों की फ़ीस जो है ना वो हाफ है। आपको पहले मैं एलैबोरेट कर दूं। एक तो ये है कि आपको सारे रिकॉर्डर लेक्चर मिल जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में, जितने भी आज तक टेस्ट आ चुके हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अंदर कंप्लीट वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। ये आपको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं। आप इनको रेडी करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि प्रिपरेशन 100% क्लियर हो जाएगी। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जहां आप कैंडिडेट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। ये हमारी एक ऐप है, इसके अंदर आप जितनी दफ़ा चाहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकेंगे, जितनी दफ़ा चाहें मॉक टेस्ट दे सकेंगे और जितनी दफ़ा चाहें आप अपने PDF को रीड कर सकेंगे। इसकी जो फीस है इन सारे प्रोसेस की वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है और हमारी गारंटी है कि आप इजीली पास कर जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स के लिए आपने सिर्फ पास नहीं होना बल्कि कम्पीट करना है, मेरिट पर आना है, शॉर्ट लिस्ट होना है। तो ये इजीली आप मेरिट पर आ जाएंगे क्योंकि 90+% इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिकॉर्डर लेक्चर नहीं लेते, ये वाले नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि हमने PDF के नोट्स पर जो है ना वो बाय करने हैं, तो उसकी फीस बड़ी थोड़ी सी, इसकी 2800 है। सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर आपको कंप्लीट PDF के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में बोनस के लिए आपको मॉक टेस्ट के पासवर्ड, जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर। और इसके अंदर जो भी लेटेस्ट MCQs आएंगे एयरफोर्स के वो भी शेयर किए जाएंगे इन ग्रुप्स के अंदर। तो मॉक टेस्ट, PDF के नोट्स और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर है। आज ही आप बाय कर सकते हैं और इस नोट से आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन एक और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये बाय कर लेते हैं 1400 के अंदर और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर आप 1400 और पे करेंगे और इजीली से होके हमारी पूरी ऐप का सारे रिकॉर्डर लेक्चर आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने 2800 नहीं दोबारा से पे करना, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग जो आपका होगा 1400 वो पे करना है। नहीं तो आप इन्हीं अकेले नोट्स से ही सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं लिखना जो आपका है, ताकि यही फिर डायरेक्टली वहाँ पर पुट हो जाता है जब आप अप्लाई करते हो। मैं यहाँ पर डमी फिल कर देता हूँ, कोई भी ID कार्ड ऐसे ही नंबर लिख देता हूँ और कंटिन्यू स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है जी रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़े। ये वैसे जो है ना वो हमारे पास ओल्ड है, मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना जी, कैंडिडेट मस्ट पोजेशन ऑफ द स्मार्ट ID कार्ड आर द बे फॉर्म, मतलब बे फॉर्म या ID कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जो चेंजेस हैं वो ये है कि आपका जो बे फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ ID कार्ड ही आपने लेके जाना है। बाकी जो कैंडिडेट विद डुअल नेशनलिटी जो फॉरेन कंट्री वगैरह के से भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है कि उन्होंने बाकी नेशनलिटी वगैरह जो है ना वो अपनी शो करनी है। तो खैर ये हमारा यहाँ से कोई काम नहीं है। तो नीचे आपको ये ना नज़र आ रहा है जी कंटिन्यू, तो ये वाला जो कंटिन्यू है यहाँ पर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़े, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं हम वैसे देख लेते हैं। जब आप किसी चीज़ पर भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो उनकी जो चीज़ें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो लाजमी हमें पढ़नी चाहिए, चाहे प्राइवेसी पॉलिसी हो या जो भी हो। तो यहाँ पर ये जैसे हमारे पास ये कैंडिडेट विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिजेक्टेड बाय द ISSB, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ
कि ISSB के होते हैं 2 चांस, एक इंटरमीडिएट पर, 2 इंटरमीडिएट पर होता है और एक ग्रेजुएशन पर, टोटल 3 चांस होते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप वंस रिजेक्टेड बाय ISSB या PMA वगैरह या ग्रेजुएट कोर्स के बारे में और दूसरी बार फिर आप रिजेक्टेड किसी हायर क्वालिफिकेशन से हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ISSB में 2 दफ़ा भी रिजेक्टेड है, एक इंटरमीडिएट पर और ग्रेजुएशन बेस पर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द थर्ड चांस। वैसे 3 चांस होते हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि आपने इंटरमीडिएट पर अगर एक दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कैंडिडेट्स टेस्टेड विद इन द 4, ये भी एक बात है कि अगर आपने नेवी या पाकिस्तान आर्मी की जो ISSB दी है, मैं सिंपल कर देता हूँ, 1 महीना पहले अगर आपने किसी फोर्स की ISSB दी है ना तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे तो बाद में आपके ISSB के लिए ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी हमारे पास ये सारी कुछ लिखी हुई हैं कि जो DBED अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वगैरह इंस्टीट्यूट से या बॉन्डेड फोर्सेस वगैरह से अगर आप DBED हुए, प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट किया है या आप परमानेंटली मेडिकल अनफिट हुए तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह लिखी हुई हैं। बाकी ये कॉलेजेस वगैरह का है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज़ें होगी, ये हमें ज़रूरी थी जो हमने यहाँ पर देखी। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें जो है ना वो देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, आपने भी इस तरह कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा एक पेज इस कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो अब ये आपके पास वैकेंसीज जो है ना वो आ गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है बड़ा ध्यान से। एक ये 158 GDP नॉन प्री मेडिकल लिखा हुआ है, मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने मेडिकल नहीं की हुई FSC वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है। ये सारे वो हैं जो मेडिकल नहीं करके आए, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, ICS किया हुआ है, DAE डिप्लोमा किया है, वो किन ब्रांचेस पे अप्लाई करेंगे, वो इन पे करेंगे। उसके बाद जो मेडिकल वाले हैं वो इस पे करेंगे। ये जो मैं अभी 158 GD पायलट है ना, इस पे वो मेडिकल वाले करेंगे। बाकी जो मेडिकल वाले नहीं हैं वो इन ब्रांचेस पे अप्लाई करेंगे इजीली। ये आपके पास हमने आ गया। अब हम चलें इंजीनियरिंग वालों की फील्ड के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना GD पायलट वगैरह 158, इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास है यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं कि जो एज है मिनिमम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वो 16 से लेकर, चले हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको जो है ना वो इजी से समझ आ जाए। ये जो आपकी एज है ना जी वो 16 मैक्सिमम से लेकर 23 तक, यहाँ पे मतलब 23 तक आपके होनी चाहिए। और ये आपको डेट दी गई है कि इस डेट तक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के और आगे जो डेट जहाँ तक चेक करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर पर वो यहाँ पर आपने ये लिखनी है। आप यहाँ पर किसी भी, मैं न्यू ब्राउज़र पर आता हूँ और यहाँ पर एज कैलकुलेटर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से आपको इजीली एज कैलकुलेटर मिल जाएंगे। एज कैलकुलेटर कोई भी आप ओपन कर लें और वहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कैलकुलेटर यहाँ पर आ जाएगा। जी आपके सामने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी वो 2000, अगर मैं यहाँ पर जी 6 कर देता हूँ और यहाँ पर सितंबर 1, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन ये जो आपने जिस डेट तक चेक करना है वो आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपने आज की डेट, जिस डेट आप चेक कर रहे हैं वो वाली नहीं पुट करनी होती। यहाँ पर 2024 आएगा और उसके बाद जो क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर जो हम चेक कर रहे थे यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि 4th मंथ है और 25 डेट है आपकी। ठीक है, तो 4th मंथ हमारे पास कौन सा बनता है, जैन फेब, हमारे पास मार्च और अप्रैल, और हमारे पास यहाँ पर बनेगी 24 डेट। तो 24 डेट तक अब आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो आपको पता चल जाएगा जैसे 18 ईयर एंड 7 मंथ 24 डेज़ आपकी एज है। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ये जिस डेट पर मैंने आपको दिखाया है। तो मेरी क्योंकि 16 से 23 के दरमियान बनती है। ये हो गया एज कैलकुलेटर। नेशनलिटी आप सारों को पता है, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड वगैरह आपको पता है। यहाँ पर जेंडर जो है वो मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई का बटन है तो ये आपने यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई का बटन वो चेक करना है। ये वाला अप्लाई का मैं चेक करता हूँ, यहाँ से अप्लाई जो है ना, जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसका जो है ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म के अंदर आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर ये दोबारा ऐड आ गई तो इसको क्लोज़ कर लें। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई कि इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको भी आपने फॉलो करना है। और उसके बाद गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मनसूख कर दी जाएगी। इसको भी आपने यहाँ पर देख लेना है कि इसका अगर आपने कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत पुट नहीं करनी। अब हम बारी बारी जो है ना वो करेंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करेंगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको फॉर्म है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ इस तरह आप PC पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपने सेंटर जो है ना वो चूज़ करना है। सबसे पहले ये आपका सेंटर आ गया, इसमें से आपने क्लिक करें तो सेंटर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो 7, 8, 9, 10 जितने भी सेंटर हैं उसमें से आपने अपना, जैसे मैं लाहौर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर आपने सेलेक्ट कैटेगरी जो है ना वो करनी है। अगर कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह सेलेक्ट करनी है। ये आपकी आई थिंक सो ठीक है,
ऑफिसर्स है और यहाँ पर जो सिलेक्ट ब्रांच है आपकी वो नॉन प्री मेडिकल है, ये आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि आप जो है ना इंजीनियरिंग वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैथ कंपलसरी है, इसलिए फिर आपका चाहे IAS है, ICS है या आपका इंजीनियरिंग है या DAE डिप्लोमा है तो वो आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। ये CNIC या NIC नंबर जो आइडेंटिटी कार्ड हमने इस फॉर्म को ओपन करते हुए वहाँ पर लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो गया। यहाँ पर आपने अपना जो है ना वो नेम लिखना है। जैसे मैं अबू आकाशा मैंने किसी का फिल किया होगा तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक किया था, अबू आकाशा आ गया। फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है, चले मैं यहाँ पर अली लिख देता हूँ। उसके बाद आपकी ये यहाँ पर कैंडिडेट की जो एज है वो यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो मैं कैंडिडेट की जो एज लिखने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर बल्कि उसी ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी एज बनती है 2002 लिखा हुआ है तो मैं 2006 ही यहाँ पर कर देता हूँ, बाकी जून का मंथ है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एज कैलकुलेटर यहाँ पर सामने आ गया। मतलब एज कैलकुलेटर से मुराद ये है कि आपकी जो एज है ना वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है, ये वाली हमारी एज है। उसके बाद इस जेंडर जो है वो आप मेल है या फीमेल है, मैं मेल पे अप्लाई कर देता हूँ। जो हाइट है आपकी वो कितनी है तो चले मैं ये 163 से जो है ना वो आप शुरू होते हैं। अगर इससे कम है 163 सेंटीमीटर से तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन आपका कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है। ये जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की ये जो होती है ना वेबसाइट्स, ये इतनी कोई ख़ास बनी नहीं होती, इसलिए देखिए जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस्लाम जो है ना वो मैंने कर लिया सिलेक्ट। और मैरिटल स्टेटस जो है ना वो आप अनमैरिड ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया जी जो ऑक्यूपेशन वगैरह, जैसे ये बलूचिस्तान है, आपका डोमिसाइल कौन सा है तो मैं पंजाब यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह आपका फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पर चूज़ करना है और आपने अपनी लैंग्वेज जो है, जैसे मैं यहाँ पर उर्दू कर लेता हूँ और ये ऑक्यूपेशनल है। अब इसमें फिर हमें दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा इसका जो फ़ॉन्ट है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर फिल कर सकूँगा। तो मैं ट्रेडर लिख देता हूँ, पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास हाइट आ गई, सेक्ट आ गया और सॉरी रिलीजन आ गया, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, सिलेक्ट डोमिसाइल वो पंजाब का है, फादर ऑक्यूपेशन मैंने ट्रेडर लिख दिया। आप कोई भी गवर्नमेंट है या जो भी है वो आपसे फिर अब इस चीज़ को फिल करते हुए मैं आपको एक चीज़ का बताऊं कि ये चीज़ आपने रिकॉर्ड भी करनी है, अपने पास रख लेनी है। इसमें यह है कि जैसे फादर का ऑक्यूपेशन आपसे वो इंटरव्यू में लाजमी पूछते हैं, ज़्यादातर पूछते हैं, तो वो इसमें आपने जो लिखा होगा वो लाजमी आपने बताना है। उसके बाद ये प्रोविंस जो है ना वो आपका कौन सा है तो वो यहाँ पर हम पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं अपने एड्रेस के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कौन सा है तो आप ज़ाहिर है पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चीज़ें जो है ना वो मुझे आपने फॉलो करते जाना है किस किस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैं लाहौर, यहाँ पर आप वैसे लिख भी सकते हो डायरेक्टली, फाइंड आउट ना भी करें। तहसील वो ऑटोमेटिकली फिर चूज़ कर लेगा, लाहौर ही उसने कर लिया। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मोबाइल नंबर आपने अपना लिख देना है। और उसके बाद जी ये आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो पहले किसी कैंडिडेट का मैंने फिल किया था। यहाँ पर फिर मैं दोबारा से वो नंबर लिख देता हूँ जो नंबर मैंने ऊपर अपना, ये मेरा अपना जो ना पर्सनल ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। आगे जो है ना वो आप जैसे मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल सेंड कर देता हूँ, पहले मैंने इस पर अप्लाई किया होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप FSC लेवल पर कर रहे हैं तो आपने कर देना है। सिलेक्ट जो है ना वो मेजर आपका कौन सा है, वो साइंस की है, साइंस वाली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके ये वाले आ गए फिजिक्स का मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, ICS वाले इसको टिक करेंगे, इंजीनियरिंग वाले प्री इंजीनियरिंग पे टिक करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको पासिंग ईयर आपने यहाँ पर लिखना है अपना। जो लेटेस्ट डिग्री है ना, लेटेस्ट डिग्री से मेरा सिर्फ इंटरमीडिएट है, आपने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो आपने उसको फिल नहीं करना। तो जो पासिंग ईयर है ना, जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ यहाँ पर 2000 मैं लिख देता हूँ, 23 लिख देता हूँ, 23। मार्क्स जो है वो आपके कितने थे तो वो मैंने यहाँ पर 900 फिल किए हुए हैं। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, 1100 थे, तो ये अब मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। मैंने क्वालिफिकेशन FSC की है, मेजर साइंस सेलेक्ट किया है और हमारे पास जो यहाँ पर क्लास स्टडी वगैरह वो मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट्स वगैरह पासिंग ये 2023 है और मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो 900 है और टोटल मार्क्स जो है वो 1100 है। उसके बाद आपने स्कूल का नेम लिखना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल लिख देता हूँ। आप इसको आप फ़ॉन्ट वगैरह अपना जो जेन्युइन स्कूल है उसका आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये सबमिट का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपने एक दफ़ा ये सारी चीज़ें देख लें। हो सकता है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा सारों को, या रिकॉर्ड कर लें अभी या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर आपके पास सबमिट का बटन है तो माशाल्लाह से आप सबमिट करें। आप देख लेते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे मेंशन कर देगा कि ये आपने फिल नहीं किया। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मेरे सामने ये आपके पास जो है ना वो आ गई है रोल नंबर स्लिप। अब रोल नंबर स्लिप पे कैंडिडेट हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो चीज़ें आपने देखनी है गौर से। इस रोल नंबर स्लिप की आपने क्या करनी है, फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है।
हमारे पास जो नाम आ गया है, जो मैंने फिल किया था, वो क्या आ रहा है, वो अबू आकाशा आ रहा है। अब यहाँ पर एड्रेस भी आ रहा है, देखिए ये पहले सबसे पहले आपने एड्रेस देखना है जिस पर आपने सेंटर देना है। मुनीर रोड है, मुनीर चौक है, नियर पैफ सिनेमा है लाहौर के अंदर, और उनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो जो है ना वो अटैच करनी है, जो भी आपकी लेटेस्ट होगी, पुराने बच्चों वाली नहीं करनी। और ये लाहौर आपका सेंटर आ गया, क्योंकि हमने सेंटर लाहौर ही चूज़ किया था, और उसका एड्रेस है ये आप अपने गूगल मैप पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब अबू आकाशा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उन्होंने दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद ये फादर का नेम और यहाँ पर ब्रांच, इसको आपने दोबारा से फिर रीकन्फर्म करना है कि क्या मैं प्री इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई किया तो नॉन प्री मेडिकल लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने ध्यान से देख लेनी है कि जो डेट ऑफ बर्थ मैंने वहाँ पर लिखी थी क्या वही मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आई है। क्वालिफिकेशन जो मैंने सेट की थी वो यहाँ पर है, और मार्क्स वगैरह आपने सारे ध्यान से देख लेना। CNA से जेंडर मेल है, आपकी टेस्ट की डेट अब आपने यहाँ पर देखनी है। जो मेरी टेस्ट की डेट है वो हमारे पास 18 है, और उसके बाद हमारे पास बैच नंबर 1 है, मतलब वो अपने लिए अपनी आसानी के लिए बैचेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैरिटल स्टेटस टेस्ट का टाइम जो है ना वो आपका 7 बजे का। अब इसमें PM और AM नहीं लिखा हुआ, तो ये भाई सुबह ही होता है, ठीक है, इसको AM नहीं कहेंगे, PM आप नहीं कहेंगे। एज जो है वो खुद ब खुद उसने कैलकुलेट करके बता दिया, जो मैंने आपको कैलकुलेटर खुद हमने किया था एज कैलकुलेटर से यहाँ से। अब उसने क्या किया, उसने खुद ये चीज़ें कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट विल बी चार्ज 100, आपने 300 लाजमी लेके जाना। एज प्रोसेसिंग फ़ी फॉर द एयरमैन सिविलियन एंड द RS 200 फॉर द PEF ऑफिसर्स, मतलब आपने 300 लेके जाना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीच द सिलेक्शन सेंटर 30 मिनट्स prior to the commencement of the test. It is mandatory to bring the provisional registration slip along with the following documents on the testing day. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं साथ में, ये आपने रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, 30 मिनट आपने पहले पहुंचना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लेने, एक तो ये है कि ओरिजिनल कंप्यूटराइज आपका जो ID कार्ड है ना वो आपने ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल आधार टोकन स्लिप ऑफ द सेल्फ एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फादर एंड द मदर सही है। आपने अपने फादर और मदर की उनकी जो ID कार्ड है उनकी फोटोज कॉपी ले के जानी है, उनको अटेस्टेड करवाना। किसी भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के गैजेटेड ऑफिसर से गवर्नमेंट का, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बैंक के अंदर है, चाहे वो एक पुलिस के अंदर है, चाहे वो रेलवे के अंदर है, किसी पर भी है तो आपने वहाँ से उसकी स्टंप लगवा लेनी है। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल नादरा टोकन स्लिप, ये आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप में से किसी कैंडिडेट का ID कार्ड नहीं बना हुआ तो वो नादरा के अंदर अपने ID कार्ड बनने के लिए उनको 20-25 दिन देंगे, जो भी उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए देना है, तो उनको ना एक टोकन देते हैं। तो अगर आपके पास ID कार्ड नहीं बना हुआ तो आप वो टोकन ले लें कि मेरा ID कार्ड 20 दिन बाद 30 दिन बाद मुझे मिल जाएगा, 1 महीने बाद। तो ये टोकन वहाँ पर आपका ID कार्ड नंबर भी लिखा होता है टोकन पर, तो वो भी आपका चल जाएगा। ऑल ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट डिग्रीज इंक्लूडिंग द डिटेल मार्कशीट सनद्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी जो मैट्रिक है और इंटरमीडिएट की इनकी सनद्स अगर है तो वो लाजमी लेके जानी। तो आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है वो आपने लेके जाना है। 2 फ्रेश पासपोर्ट्स फोटोग्राफ्स आपने वैसे ये ज़्यादा लेके जानी है, 4-5 लेके जाए। और इंजीनियर्स आर टू ब्रिंग PEC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड डॉक्टर्स आर, ये जो हमारे पास ग्रेजुएशन की वाले हैं वहाँ पर ये उनके लिए लिखा हो। आगे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पर सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होती। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, बैग्स, कैमरास, रिस्ट वॉच एंड द फैंसी बॉल पॉइंट आर नॉट अलाउड विद इन द सिलेक्शन सेंटर प्रीमिसेस। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर बाहर कैंटीन होती है, उस पर सबमिट करवा दें, सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये वैसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, साथ में होनी चाहिए कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह। बाकी आपके टेस्ट के बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। ये आपका उनका है जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं। प्री मेडिकल का इसमें मैथ नहीं होगा क्योंकि हमने प्री नॉन मेडिकल पे किया है अप्लाई, तो इसलिए हमें मैथ भी शो हो रहा है। बाकी जी तमाम उम्मीदवारान को मतला किया जाता है कि सिलेक्शन के दौरान मेडिकल अनफिट होने की सूरत में ऑपरेशन इलाज करवाना या ना करवाना उनका अपना फैसला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब ये है कि आप CMH में जाते हो या आप इनके अपने जो एयरफोर्स का वहाँ पर होता है मेडिकली, उसमें कोई भी ऑपरेट होना है, नाक की हड्डी का या कोई भी एल्बो का, किसी के कैरिंग एंगल का, नी नॉकिंग का, कुछ भी आपका ऑपरेशन वो बताते हैं। अब उसमें ये वो बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम आपको फ़िट कर दें। हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद भी अनफिट ही रहें, तो आपको बताया जाता है जी ये आपका इशू है, आप ऑपरेशन करवाएं तो आपको फिट कर दिया जाता है। ये 100% ट्रू बात नहीं है। हो सकता है वो आपको कंसीडर करें, हो सकता है वो आपको कंसीडर ना करें ऑपरेशन के बाद, क्योंकि फ़ौरन तो आप ठीक नहीं हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन फिटनेस और मेरिट दोनों को मद्देनज़र रखता हुए की जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक क्लू दे रहे हैं। वो क्लू क्या दे रहे हैं कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है ना जी, वो डिपेंड नहीं करती कि आपने स्कोर कितना किया है, ठीक है, वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बात आप सारे ज़हन में रख लो।
इसमें मैं एक दफ़ा रेज कर अभी थोड़ी सी एक बात आपको बता दूं, चलिए उन्होंने खुद ही कर दिया तो मैं भी आपको ये सारी चीज़ें जो है ना बता दूं। यहाँ पर ये जो फाइनल सिलेक्शन होती है ना आपका, उसके अंदर आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक ये भी पार्ट प्ले हो रहा होता है। फिजिकल के अंदर कितने पॉइंट्स आए हैं, मेडिकली कितना फिट हैं और कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके बारे में, इंटरव्यू वगैरह, और साथ में जो IAS भी होता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इसलिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो रिटन टेस्ट से लेकर एंड लेवल तक आपने ध्यान से चलना है और compete करना है, सिर्फ पास नहीं होना, compete करना है। आई होप आपको मेरी कुछ ना कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो भी आप इसमें पुट कर रहे हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में इंटरव्यू में काम आएंगे जो चीज़ें आपने यहाँ पर फिल की हैं। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।